नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। गांव का नाम बैरागढ़ था। नक्शे में ढूंढो तो शायद ना मिले, लेकिन आसपास के 10 गांवों में उसका नाम सुनते ही लोग बातचीत बदल लेते थे। मैं वहां किसी कहानी की तलाश में नहीं गया था। मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। शहर में अखबार बंद हो रहे थे और बैरागढ़ में एक पुरानी हवेली को हेरिटेज होम में बदलने की योजना थी। मुझे उसी पर रिपोर्ट लिखनी थी, बस इतना ही। पहली ही शाम मुझे अजीब लगी। सूरज डूब रहा था, लेकिन पक्षियों की आवाज नहीं थी। हवा चल रही थी, पर पेड़ों के पत्ते हिल नहीं रहे थे। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी। पत्थर की बनी ऊंची दीवारें और लोहे का फाटक जो किसी पुराने जमाने की जंजीरों से बंधा था। मेरे साथ गांव का एक लड़का आया था, रघु। रात में इधर मत रुकना, उसने चलते चलते कहा। मैं हंस दिया। भाई, डरावनी कहानियां बेचता हूं, डरता नहीं। रघु ने मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा हूं। डर की कहानी नहीं है ये, उसने धीमे से कहा। ये सुनने की कहानी है। मैंने ध्यान नहीं दिया। हवेली के अंदर घुसते ही सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। कमरे बड़े थे, छत ऊंची और हर दीवार पर पुराने शीशे लगे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी शीशे में मेरी परछाई पूरी नहीं दिख रही थी। कहीं सिर कटा हुआ, कहीं पैर गायब। मैंने सोचा पुराना कांच होगा। रात के लगभग 10:30 बजे मैं अपने कमरे में नोट्स लिख रहा था। तभी, सुन रहे हो? आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई। मैंने झटके से सिर घुमाया। कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। करीब आधे घंटे बाद फिर वही आवाज, इस बार साफ। तुम्हें सुनाई देता है? मुझे। आवाज किसी औरत की थी, बहुत धीमी, बहुत पास। मेरा गला सूख गया। मैंने पहली बार महसूस किया, आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, वो मेरे कान के अंदर गूंज रही थी। अगली सुबह मैंने गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ा पंडित मिला, हरिदत्त शास्त्री। मैंने उससे हवेली के बारे में पूछा। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर बोला, कर्ण पिशाचिनी। मैंने नाम सुना था पर हंस दिया। लोक कथा होगी। शास्त्री जी की आंखें लाल हो गईं। लोक कथा नहीं है, उन्होंने कहा। वो श्रवण मार्ग से आती है। जो उसे सुन ले वो बचता नहीं। उन्होंने बताया, पुराने समय में एक साधक था, अकेला, घमंडी। उसने कर्ण पिशाचिनी को वश में करने की कोशिश की। मंत्र पढ़े, रात रात भर कान बंद रखे। लेकिन आखिरी रात पिशाचिनी ने फुसफुसाकर कहा, अब मैं तुम्हें सुनूंगी। अगली सुबह साधक जिंदा था, लेकिन उसके कान से खून बह रहा था और वो हर 5 मिनट में किसी अदृश्य से बात करता था। तीसरे दिन उसने खुद के कान काट लिए। मैं हंस नहीं पाया, क्योंकि पिछली रात आवाज ने मेरा नाम लिया था। उस रात मैं जागता रहा, कान में रुई, दरवाजा बंद, घड़ी की टिक टिक गिनता रहा। रात के ठीक 2:17 पर रुई अपने आप बाहर गिर गई और वही आवाज, अब तुम मेरी बारी हो। इस बार वो फुसफुसाहट नहीं थी, वो आदेश था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। आईने में देखा, मेरे कान के पीछे एक नीला निशान उभर रहा था, जैसे किसी ने भीतर से पकड़ रखा हो। और तभी मेरे मोबाइल पर रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। उसमें मेरी आवाज नहीं थी, उसमें कोई और बोल रहा था, मेरी ही आवाज में। और यहीं से कर्ण पिशाचिनी मुझे सुनने लगी। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल को जोर से बिस्तर पर पटका, लेकिन स्क्रीन पर लाल बिंदु अब भी जल रहा था। स्पीकर से मेरी ही आवाज निकल रही थी, लेकिन मैं वो शब्द नहीं बोल रहा था। वो सुनने लगा है, अब वो रोक नहीं पाएगा। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने कानों पर हाथ रखे, जैसे आवाज को अंदर जाने से रोक लूंगा,
लेकिन तब समझ आया, कर्ण पिशाचिनी बाहर नहीं बोलती, वो हाथ हटाने के बाद नहीं, हाथ रखने से पहले अंदर आ चुकी होती है। सुबह हुई, या मुझे ऐसा लगा। हवेली के आंगन में धूप थी, लेकिन गर्मी नहीं थी। गांव की तरफ देखा, कोई हलचल नहीं। मैंने अपना सामान उठाया। मैं वहां 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं फाटक के पास पहुंचा, लोहे की जंजीर अपने आप कस गई। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस जंजीर जो ढीली थी अब तनी हुई थी। मेरे कान के पीछे वही नीला निशान जलने लगा। भागने से क्या होगा? आवाज अब बाहर से आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हुआ अब वो आवाज मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे भी नहीं थी। वो आवाज मेरे सोचने से पहले बोल रही थी। दोपहर तक मैं गांव पहुंचा। लोग मुझे देख रहे थे, पर बात नहीं कर रहे थे। एक औरत ने अपने बच्चे के कान ढक लिए। एक बूढ़े ने थूक दिया, जमीन पर नहीं, मेरी तरफ। तभी हरिदत्त शास्त्री दिखे। उन्होंने मुझे देखा और ठिठक गए। तुमने सुन लिया है, उन्होंने कहा। यह सवाल नहीं था, यह घोषणा थी। मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया, मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाई। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। ये अब तुम्हारी आवाज सीख रही है, उन्होंने कहा। कर्ण पिशाचिनी पहले सुनती है, फिर बोलती है, और अंत में बोलने वाले को चुप कर देती है। कोई उपाय? मैंने पूछा। उन्होंने बहुत देर बाद कहा, है एक। रात को, अमावस की रात, शास्त्री जी ने मुझे पुरानी कुआं के पास बुलाया। वही कुआं जहां हवेली का पहला मालिक मरा था। आज रात, उन्होंने कहा, अगर वो तुम्हारे कान में बोले तो जवाब मत देना। और अगर जवाब अपने आप निकल गया? मैंने पूछा। शास्त्री जी ने मेरी तरफ देखा। तब वो समझ लेगी कि तुमने उसे स्वीकार कर लिया है। रात गहरी थी, कुआं सूखा था, लेकिन उससे नमी उठ रही थी, ऐसी नमी जो पानी की नहीं होती। मैंने कान बंद कर रखे थे, लेकिन आवाज फिर भी आई, इस बार बहुत मीठी। तुम थक गए हो, मैं तुम्हें आराम दूंगी। मेरे मुंह से एक शब्द निकलने ही वाला था, तभी मुझे याद आया, रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज पहले ही जवाब दे चुकी है। कुएं से एक परछाई उठी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कान, उसके कान बहुत लंबे थे, मानो सुनने के लिए बने हों। उसने सिर टेढ़ा किया और कहा, अब तुम मेरी भाषा समझने लगे हो। मेरे कान के अंदर कुछ फटा। खून नहीं निकला, आवाज निकली। एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। और शास्त्री जी पीछे हट गए। अब देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। मैंने महसूस किया, अब आवाज मुझे नहीं सुन रही थी। अब वो मेरे जरिए दूसरों को सुनना चाहती थी। और तभी कुएं के भीतर से मेरे पिता की आवाज आई, बेटा, मेरी बात सुनो। जबकि मेरे पिता 3 साल पहले मर चुके थे। बेटा, मेरी बात सुनो। मेरे हाथ कांपने लगे। कुआं सूखा था, मैं जानता था, मैंने खुद झांक कर देखा था। फिर भी भीतर से मेरे पिता की आवाज आ रही थी। वही स्वर, वही थकान, वही अपनापन। मेरे कान खुद ब खुद खुल गए और उसी पल मुझे समझ आ गया, कर्ण पिशाचिनी आवाज की नकल नहीं करती, वो स्मृति की गहराई से आवाज खींचती है। मत सुनो, शास्त्री जी चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज अब दूर लग रही थी, जैसे वो किसी और कमरे में हो या किसी और समय में। मेरे पिता फिर बोले, मैंने तुम्हें हमेशा सुना है, अब मेरी बारी है कि तुम सुनो। मेरे कान के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी, ऐसी गर्मी जैसे मोम पिघल रहा हो। दर्द नहीं था, बस एक एहसास था कि कुछ स्थायी बदल रहा है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन कुएं के पास की जमीन नरम हो गई थी, पांव धंस रहे थे। और तभी वो दिखाई दी,
पूरा चेहरा नहीं, सिर्फ कान, 2 बड़े मुड़े हुए अमानवीय कान। चेहरे की जगह सिर्फ साया। तुम डर रहे हो, उसने कहा। मैं डर मिटाने आती हूं। उसकी आवाज अब एक नहीं थी। उसमें मेरी मां की घबराहट थी, मेरे दोस्त की हंसी थी और मेरी अपनी सोच की खामोशी। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले साफ सुनाई दिया, फिर शब्द एक एक करके गायब होने लगे, मानो कोई बीच से काट रहा हो। वो मंत्र नहीं सुन पा रही, मैंने कहा, और तभी मैं चुप हो गया, क्योंकि मैंने महसूस किया मैंने बिना सोचे बोल दिया था। वो मुस्कुराई, या मुझे ऐसा लगा। अब तुम मेरे लिए दरवाजा हो, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। तुम सुनते रहोगे और मैं आती रहूंगी। मेरे सामने दृश्य बदल गया। मैं अपने कमरे में था, हवेली में। सुबह थी, सब कुछ सामान्य, लेकिन दीवार पर लगे शीशे में अब मेरी परछाई पूरी दिख रही थी। सिर्फ एक चीज अलग थी, मेरे कान थोड़े लंबे लग रहे थे। मोबाइल टेबल पर पड़ा था, उसमें नई रिकॉर्डिंग सेव थी। समय रात 2:17। मैंने प्ले दबाया। रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो मैं अब अकेला नहीं हूं। बाहर से आवाज आई, साहब सब ठीक है? दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था, गांव का वही लड़का रघु। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला और तभी मेरे कान में एक बहुत धीमी फुसफुसाहट हुई, पहले मैं सुनूंगी। मैं चुप रह गया। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाती गई और मुझे एहसास हुआ अब हर आवाज मेरे पास नहीं आती, पहले उसके पास जाती है। मैं खड़ा था। दरवाजे के पार रघु गायब हो गया था। सिर्फ हवेली की खामोशी बाकी थी, लेकिन कान में अब अलग तरह की फुसफुसाहट थी, धीमी, ठंडी और जकड़ने वाली। तुम अब मेरी दुनिया में हो। मैंने कोशिश की जोर से चिल्लाने की, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे कोई मेरे शब्दों को काटकर भीतर ही रख रहा हो। मैंने शीशे की ओर देखा। वहां सिर्फ मेरी परछाई नहीं थी, और भी परछाइयां थीं। पुराने मालिक, साधक, हर उस शख्स की परछाई जो कभी कर्ण पिशाचिनी के संपर्क में आया था। वे सभी मेरे पीछे खड़े थे। चेहरे नहीं दिख रहे थे, सिर्फ कान, सुनने के लिए तैयार। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैंने महसूस किया उनकी आवाज अब मेरे कान तक पूरी नहीं पहुंच रही थी। कर्ण पिशाचिनी मंत्रों को काट रही थी, एक एक शब्द जैसे कोई चुपके से फाड़ रहा हो। मैंने निर्णय लिया, अगर मैं चुप नहीं रहा, अगर मैं अपनी आवाज बाहर भेज दूं, तो ये पूरी हवेली को निगल लेगी। और सिर्फ मैं नहीं, रघु, गांव वाले, सभी वो लोग जो कभी मेरे करीब आए थे, सुनने लगेंगे। मैंने खुद को भीतर दबाया, कानों पर हाथ रखे और धीरे धीरे एक अजीब अनुभव हुआ, जैसे मेरी सोच कर्ण पिशाचिनी के भीतर चली गई। मैं देख रहा था, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। मुझे याद आया, पिछली रात रिकॉर्डिंग में जो शब्द निकल गए थे, वो मेरी नहीं थीं। वो मेरी सांसें और मेरे डर का मिश्रण थीं। और अब मैं समझ गया, वो सिर्फ सुनती नहीं, वो समझती है और फिर बदल देती है। मैंने खुद से कहा, अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूं तो मैं खो जाऊंगा, अगर मैं चुप रहूं तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन किस कीमत पर? हवेली के अंदर, कुएं के पास और अपने कमरे में सब जगह वही फुसफुसाहट थी। कर्ण पिशाचिनी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक अनुभव की, एक कान जो हर आवाज को खा जाता है। और अब मैं केवल सुन सकता था, सुनकर खुद को बदलते हुए। रात पूरी हुई,
सुबह के पहले मैं बाहर आया। गांव वाले मुझे देख रहे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। शास्त्री जी ने धीरे से कहा, अब तुम्हें पता है कौन सुन रहा है और कौन खो रहा है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कानों में अभी भी फुसफुसाहट थी। और तभी मैंने महसूस किया, अब मैं अकेला नहीं था। कर्ण पिशाचिनी साथ थी, हमेशा। दिन बीतते गए। मैं वापस शहर में था। लोग मुझसे कहते, तुम ठीक तो हो? मैं हंस देता, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं क्या सुन रहा हूं। कर्ण पिशाचिनी अब मेरे साथ थी। हर फुसफुसाहट, हर सन्नाटा, हर हंसी और हर रोने की आवाज, मैंने उसे सुनना शुरू कर दिया। शुरुआत में डर था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। रात को अगर कोई घर में चलता, मैं सुन सकता था। पड़ोस में कोई कुछ कहता, मैं सुन सकता था। ये कोई शक्ति नहीं थी, ये एक जंजीर थी। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने कान में दर्द महसूस नहीं किया, लेकिन मैं खुद बदल रहा था। मेरे विचार धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी की ध्वनियों से प्रभावित होने लगे। जब मैं सोता, सपनों में भी आवाज आती। जब मैं चलता, सन्नाटे में भी कोई गूंजता। शास्त्री जी ने कहा था कि जो सुनता है वो बदल जाता है, और जो बदलता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने उसे पहले मजाक समझा, अब मैं जानता था ये सच था। रात को मैंने अपने कमरे में रिकॉर्डिंग चेक की। सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछली रात की रिकॉर्डिंग पर नई फुसफुसाहट थी, मेरी आवाज में। लेकिन ये मेरी नहीं थी। वो कह रही थी, अब तुम मेरा हिस्सा हो और मैं हमेशा सुनूंगी। मैंने खिड़की खोली। सड़क पर कोई नहीं था। हवा चल रही थी, लेकिन कान में फुसफुसाहट रुक नहीं रही थी। अब मैं समझ गया, ये केवल हवेली या कुएं तक सीमित नहीं थी। कर्ण पिशाचिनी मेरे साथ थी, हर जगह। और सबसे खतरनाक बात, मैं अब भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं बता सकता कि क्यों सुनता हूं। क्योंकि सुनना मुझे बचा रहा था और साथ ही मुझे खो रहा था। रात के अंधेरों में मैं अपने कानों को छूता हूं और वो फुसफुसाती है, तुम्हारा डर मेरी आवाज है और मेरी आवाज अब तुम्हारी जिंदगी है। मैं जानता हूं मैं इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकता। कर्ण पिशाचिनी अब मेरे भीतर है और मैं अब हमेशा सुनता रहूंगा। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।